क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पंजाब की रूपनगर जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी की सरकारें आमने सामने। यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लिखित हल्फनामा दाखिल कर कहा कि वो मुख्तार की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध है। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी के बीच तीखी बहस भी हुई। मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, मुख्तार अंसारी एक छोटा आदमी है, लेकिन यूपी सरकार जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। इस पर तुषार मेहता ने कहा, ये इतने छोटे आदमी हैं जिनको बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी से इनके पीछे खड़ी। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर उनके मौके लिए इतने ताकतवर हैं तो उन्हें सीएम बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 2 मार्च के लिए टाल दिया है। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, वो पंजाब मुख्तार अंसारी पहुंचे कैसे और ये पूरा टसल है क्या और कोर्ट में हुआ क्या? जी देखिए, मुख्तार अंसारी सब जानते हैं, बाहुबली नेता हैं, विधायक हैं। मऊ यूपी में जो है वहां से बीएसपी से ये विधायक है और जेल से ही चुनाव जीते हैं 3 बार। उनके ऊपर यूपी में बहुत सारे केस हैं और बड़े हीनियस केस उनके ऊपर हैं, लेकिन एक पंजाब में भी केस था जिसके चलते रोपड़ में उनको ट्रांसफर किया गया था। रोपड़ में ही रूपनगर जेल है पंजाब में और वहीं पर वो अब हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज की एमपी एमएलए की जो विशेष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई गई है, उन पर उनके खिलाफ जो 10 संगीन मामले हैं उन पर सुनवाई होनी है। तो लिहाजा यूपी सरकार उनको चाहती है कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से यूपी में ट्रांसफर किए जाएं, लेकिन पंजाब ने ये ट्रांसफर करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर यूपी सरकार आई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि किसी देश के किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी जांच या ट्रायल ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और उसने मांग की थी कि पंजाब सरकार को आदेश दिया जाए कि वो मुख्तार अंसारी को छोड़ दें, लेकिन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी बीमार हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके अलावा वो डिप्रेशन का शिकार है, ऐसा डॉक्टरों ने उनको बोला है। तो इसलिए चिकित्सकों की जो राय है उसके मुताबिक उनको अभी जेल से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि पंजाब बेशर्मी पर उतर आया है, वो गैंगस्टर की एक मदद कर रहा है ताकि उसको किसी तरह से नुकसान ना हो, उसको ट्रायल ना फेस करना पड़े और वो मजे ले रहा है जेल में। ये यूपी सरकार की तरफ से यहाँ कहा गया था। लेकिन पंजाब ये भी कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है यूपी सरकार के ये। मुकुल रोहतगी जो पेश हुए हैं अंसारी की तरफ से, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवा लीजिए वहाँ पर, वो फिजिकल ले जाने की क्या जरूरत है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को खुद सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी और बहुत सारे केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनको खतरा है यूपी की जेल में, खासतौर पर जो डॉन ब्रजेश सिंह है उससे खतरा है और हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक हो और उनकी जान को खतरा। साथ ही यूपी सरकार जो है वो राजनीतिक बदलाव ले रही है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिल गई। उसे जमानत देते हुए अदालत ने जो कुछ कहा वो ध्यान देने लायक है। अदालत ने कहा कि ना टूल किट बनाना अपराध है और ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। कहा कि पुलिस के पास ऐसे सबूत ही नहीं जिनके आधार पर किसी 22 साल की लड़की को जेल में रखा जा सके जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यही नहीं, जज ने यह भी कहा कि विचारों में मतभेद, असहमति, भिन्नता और यहां तक कि घोर आपत्ति राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता लाने के पहचाने हुए और वैधिक औजार है। एक बेहद उदासीन और बेहद विनम्र जनता के मुकाबले जागरूक और मुखर जनता एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। इससे पहले मंगलवार को 1 दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस दिशा की 4 दिन की रिमांड मांग रही थी कि सेशंस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उस वक्त दिशा अपनी बहन के गले लगकर भावुक हो गई। मुझको तो रिलीफ हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राहत मिली है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मेरा भरोसा है। भारत में सच का मोल है। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया उनको मैं कैसे धन्यवाद करूं। वो आएगी तो उसे गले लगाऊंगी और खाना खिलाऊंगी। जब भी दिशा ने हमसे बात की उसने हमें ताकत दी। मेरी बेटी मजबूत और बहादुर है, मैं भी मजबूत और बहादुर हूँ। मेरा हर माता पिता को यही संदेश है कि वो ऐसे मुश्किल समय में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। न्यायಕ್ಕೆ सपोर्ट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस के सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सबूत आधे अधूरे हैं
अदालत ने पुलिस के सारे दावे तार तार कर दिए। कहा, टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा भड़काने का भी कोई सबूत नहीं है। जितने लोग 26 जनवरी की हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए उनमें से किसी ने दिशा से संपर्क की बात नहीं मानी। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में भी कोई बुराई नहीं। सरकार के विरुद्ध बोलना या उससे असहमति रखना अपराध नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो। अदालत ने यह भी कहा कि ये समझ से बाहर है कि प्रार्थी ने अलगाववादी तत्वों को वैश्विक प्लेटफॉर्म कैसे दिया। कोर्ट ने कहा कि दिशा पुलिस की जांच में सहयोग करती रहें और अदालत की इजाजत के बगैर देश न छोड़ें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो दबे ना और जिन्हें कोई बाधित ना कर पाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान काम नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। आज टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इस मामले की कल सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और अब ये सुनवाई कल होगी। शांतनु से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल पिछले 2 दिन से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में निकिता जैकब और दिशा रवि को भी बैठाकर साथ पूछताछ की गई थी। नवदीप कौर की जमानत पर सुनवाई टली। अब 26 फरवरी को अगली सुनवाई होनी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला है। पिछले महीने नवदीप की गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा सरकार मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। छब्बीस जनवरी के दिन लाल किला हिंसा के आरोपी पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू को कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दिल्ली दंगे को 1 साल हो गया। उन दंगों में 53 लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हुए, 1800 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। ऊपरी तौर पर अब मुस्तफाबाद, शिव विहार जैसे हिंसाग्रस्त इलाके अब सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। इस वक्त हिंसा के शिकार परिवार कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला। साल भर पहले अपने 2 जवान बेटों की लाश लेने के लिए बाबू खान हमें GTB मोर्चरी के बाहर मिले थे। साल भर बाद हम मुस्तफाबाद की तंग गलियों में बाबू खान के घर पहुंचे। बाबू खान अब सिलाई करके किसी तरह अपनी 3 बेटियों और मारे गए बेटे की 2 छोटी बेटी और बहू की देखभाल करते मिले। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 11 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। जी रहे हैं सर, बाकी है कि बस एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि जिस कांधों पे मतलब ये है कि बुढ़ापे में 2 बेटों का जनाजा जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बाप से क्या बीतरी होगी। इतने मजबूत कांधे नहीं, बाकी ये है कि मैं जैसे भी है जी रहा हूँ। तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बुरा करा है जिन लोगों ने भी ये करा है। मुस्तफाबाद से करीब 2 किलोमीटर दूर हम करदमपुरी पहुँचे। यहाँ रिक्शा चलाने वाले प्रेम सिंह को दंगाइयों ने मार दिया था। उनके घर पर 4 छोटी बच्चियां अपनी मां सुनीता का इंतजार कर रही थीं, जो दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके किसी तरह बच्चों का पेट भर रही हैं। साल भर पहले तक घर में रहने वाली सुनीता अब सड़कों की खाक छान रही हैं। तो दिक्कत आ रही है काम की। छोटा बच्चा है, काम भी छोड़ के अगर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। अब ऐसे थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, बैंक से भी पैसे थोड़े बहुत निकाल के लाती हूँ खर्चे के लिए, जब नहीं हो पाता तो मैं सोच रही कोई जॉब वॉब मिल जाए ऑफिस में पानी उन्हें पिलाने का। अच्छा। हाँ। बच्चे भी पल जाए, फिर बच्चे बड़े हो जाए, फिर स्कूल में इनको एडमिशन करवा दूंगी, फिर उसका तो अपने काम हम करते रहेंगे। दंगे के वक्त शिवविहार में इतने घर जलाए गए थे कि इस इलाके को
दिल्ली का सीरिया कहते थे। इसी में एक घर वकील अहमद का था। घर तो अब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इस घर को देखने के लिए वकील अहमद की आंखें नहीं बची हैं। दंगा हो ही रहा था तो अपने छत पे थे जीने पे, तो हमने भी सोचा कि अब तो जान यहाँ बचेगी नहीं, तो चलो भाई हम भी निकले। तो हम सिर्फ यूँ रोड के ऊपर छत पे जब जीने पे खड़े थे ना दूसरी मंजिल पे, तो यूँ झाँकने लगे। यूँ ही झाँकते ही एकदम आई, तो हमने ये सोचा कि मेरे किसी ने ईंट मार दी। हम आते ही बैठ गए चुपचाप। साल भर पहले डीआरपी स्कूल को दंगाइयों ने पूरी तरह फूंक दिया था। स्कूल खंडहर हो गया था। अच्छी बात यह थी कि स्कूल की मालिक इंदु शर्मा हमें मुस्कुराती मिली। उन गमों को आपने भुला दिया है, सबको माफ कर दिया। जिन्होंने भी आपके स्कूल को तोड़े सबको माफ कर दिया आपने दिल से। जो करेगा वो भुगतेगा। मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी से। किसी से कोई शिकायत नहीं। बस अब तो यह कि कोरोना का कहर खत्म हो, हम पटरी पे आए हैं। अच्छा चलिए, ये बच्चों के बिना स्कूल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, स्कूल में सन्नाटा भी नहीं अच्छा लग रहा। दंगाइयों की हमेशा इससे एक कोशिश रहती है कि पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार ज़्यादा न होने पाए, और जब आदमी अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, तो वो हिंदू मुसलमान के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और इसी तरह दंगा और हिंसा करता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल ने वो गिले शिकवे मिटा दिए हैं और फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है। शिवविहार से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में 81 साल के रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। अधिकारी का नाम रंजीत शेट्टी है और वो लंबे वक्त से बीमार थे। रंजीत शेट्टी पहले फ्रांस के एम्बेसडर रह चुके हैं। पुलिस के मुताबिक बीमारी की वजह से वो लंबे समय से बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती थे और कल ही अस्पताल से आए थे। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बीमारी का जिक्र है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग के चर्चित मामले में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई। आज महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में दूसरी अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लिंचिंग में जान गंवाने वाले साधुओं के घर वालों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है और 2 अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 15 पुलिस वालों के वेतन में कटौती की गई है। नए हलफनामे में महाराष्ट्र की सरकार ने 252 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की भी बात कही है। मुंबई से सटे कल्याण से इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के सीरिया जाने के आरोपी आरिफ मजीद को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 2014 में कल्याण से 4 युवक लापता हो गए थे। बाद में जानकारी मिली कि सभी आईएस की तरफ से लड़ने सीरिया गए। काफी समय बाद उनमें से एक आरिफ मजीद को पुलिस मुंबई लेकर आई। उसके बाद से ही वो जेल में था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। हरियाणा के यमुनानगर में पति ने पत्नी और साली को आग के हवाले करने के बाद खुद को भी आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों महिलाओं को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। उनका करीब 30% तक जलने की खबर है। आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर से पीजीआई रेफर किया गया है। आरोपी विवेक की पत्नी उससे नाराज होकर पिछले 3 महीने से मायके में रह रही थी। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात वो दीवार फांदकर ससुराल में घर के अंदर घुसा और उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने शराब तस्करी से जुड़े एक माफिया को गिरफ्तार किया है, जिनकी तादाद 4 है। इनके पास से 50 लाख रुपए कैश, हथियार और अवैध शराब बरामद हुई। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन कई जगह माफिया के जरिए सप्लाई की जाती। पुलिस पहले भी कई शराब तस्करों को जेल भेज चुकी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सोमवार को एक स्नैचर एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गया। वारदात सेक्टर 55 क्षेत्र की है और यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ।
तो आज के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस से कराते हैं आपको रूबरू।